देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है 5 बजे की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री शंकराचार्य मंदिर में निर्माण के लिए शिलान्यास किया और ये परियोजना क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही कटरा से शिवखोरी तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। उपराज्यपाल ने बताया है कि हेली सेवा से श्रद्धालु को भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। प्रशासन के अनुसार इन पहलों से धार्मिक अवसंरचना मजबूत होगी और आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उसको देख सकते। इस मंदिर के निर्माण के अलावा अनेक श्रद्धालु आते थे जो देवी मां का दर्शन तो कर पाते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उन्हें जाने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी का और शिवखोरी श्राइन बोर्ड ने मिलकर के कुछ फैसले किए हैं। हेलीपैड का निर्माण कटरा में हो रहा है जो अंतिम चरण में है, और शिवखोरी का हेलीपैड भी अंतिम चरण में है। दोनों के बनने के बाद हेली सेवा शुरू हो कटरा से सीधे शिवखोरी के लिए कि देवी मां का दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ का लोग दर्शन करें। इस काम को भी तेज गति से किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3 महीने में हेली सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह के अनेक फैसले एनजीटी के द्वारा एक इम्पावर्ड कमेटी ने एक बार फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर सरकार और श्राइन बोर्ड मिलकर के जो सेवा प्रदाता हैं, खासतौर से पिट्ठू वाले हमारे, इनके पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन का एक कार्यक्रम बने। श्राइन बोर्ड ने यह तय किया कि उनके पुनर्वास की भी पूरी जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड लेता है और फेज वाइज उनको रिहेबिलिटेट करने का काम भी श्राइन बोर्ड करेगा। पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी तब भी श्राइन बोर्ड ने पहल करके स्थानीय नागरिकों की सहायता के लिए अनेक प्रयास किए, चाहे वो हेल्थ कैंप हो, राहत की सामग्री तुरंत पहुंचाने का काम हो, और अत्यधिक वृष्टि और बाढ़ से जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए थे, ऐसे 15 विद्यालयों का निर्माण श्राइन बोर्ड ने कटरा और आसपास के विद्यालयों का निर्माण कर दिया है। कटरा शहर के आधुनिकीकरण के लिए और उसके विकास के लिए श्राइन बोर्ड अपने कोष से सहायता करके उसे भी सुंदर शहर बनाएगा, ताकि जो लोग आवे दर्शन करने एक अनुभूति इनको हो सके कि नहीं, वास्तव में माँ देवी के चरणों में माए। थैंक यू। तो आया हूँ, दुकानें बंद की है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गाँव के लोग समर्थन कर रहे हैं, और मैं यही कहूंगा कि कटरा का अभूतपूर्व विकास करना ये श्राइन बोर्ड का उद्देश्य है। देश भर के श्रद्धालु आते हैं और कटरा के निवासियों से मेरी अपील होगी कि वो एकदम आश्वस्त रहें, किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आएगा, और श्राइन बोर्ड हर तरह के लोगों से बातचीत करके बेहतर से बेहतर समाधान फैसले लिए गए। पिछले साल 5 मंदिर श्राइन बोर्ड ने बनाए थे, 5 के निर्माण का काम और हाथ में लिया है। तो 1 करोड़ की लागत से ये 5 मंदिर और बनाए जाएंगे जो गांव के निवासियों को सुपुर्द कर। आजमगढ़ से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सुभाषपा नेता और राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अरविंद राजभर ने सीधे तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में सपा की रणनीति को जनता नकार देगी और आजमगढ़ की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 22 फरवरी को भागीदारी समरसता महारैली का आयोजन जनता इंटर कॉलेज के इसी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होगा और यहीं से हुकार भरा जाएगा। 2027 का आगाज होगा, क्योंकि मैं इस पूरे आजमगढ़ में मैं घूम करके देखा, यहाँ लोग अपना गढ़ बताते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, कि ये मेरा गढ़ है और यहाँ कोई बड़ी रैली करके नहीं दिखा सकता। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसे लोगों का चुनौती स्वीकार किया, और जिस मैदान पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 1990 में रैली किए थे और उसके बाद दोबारा 90 के बाद यहाँ कोई रैली करने के साहस नहीं जुटाया, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने साहस जुटा करके ऐसे लोगों को भी एहसास कराया
कि ये आप जिनको आप गढ़ बनाकर बताते हैं, उसी गढ़ में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी ताकत दिखा करके ऐसे लोग जो गढ़ बता करके गड्ढा बना कर रखे हैं, उस गड्ढे को पाट करके विकास की यात्रा को इसी आजमगढ़ से 27 की शुरुआत करेंगे। और उसी कड़ी में हम लोगों ने गांव लोगों के बीच में जा करके जगाने का काम किया। जन चौपाल करने के माध्यम से हम लोगों ने उनको यहाँ पहुंचाने के लिए, यहाँ लाने का अपील किया। और बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की आवाज़ को बुलंद करेंगे। इस कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े नेता लोग शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी शामिल होंगे और केंद्र सरकार से भी माननीय प्रधानमंत्री के जनप्रतिनिधिगण जो हैं वो यहाँ आने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि सारी तैयारियां हम लोगों की पूरी हो चुकी है। गाड़ियों का यहाँ रेला लगेगा और जनता एकदम मन बना चुकी है कि 22 तारीख का दिन जल्दी आवे और हम लोग मैदान में चल करके अपनी लड़ाई की आगाज को 2027 का आगाज शुरू करें। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि जिले से काफ़ी दूरी होने के कारण जो स्थल की जो है यहाँ एक हिरौला और आजमगढ़ कप्तानगंज मार्ग है, उसको क्या स्वीकृति मिली? देखिए, लोगों ने यहाँ धोखा दिया। समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार 2012 से 17 थी, लेकिन कभी इन्होंने उस सरकार में रहते हुए 21 किलोमीटर हिरौला कप्तानगंज मार्ग बनवा नहीं पाए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 1.5 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और 21 किलोमीटर सड़क यहाँ की हिरौला कप्तानगंज मार्ग की और 5 किलोमीटर नरियाव सिकंदरपुर मार्ग की, उस पर 13 करोड़ रुपया लाया। इस पे 58 करोड़ रुपया ला करके 33 करोड़ रुपया फर्स्ट किस्त स्वीकृत करा दिया। टेंडर हो गया, प्रक्रिया प्रारंभ हो गया, ठेकेदार को 33 करोड़ रुपया पहुंच गया। अब कार्यक्रम शुरुआत हो गया, सिकंदरपुर का मार्ग बनना चालू हो गया, यहाँ का भी कार्यक्रम चालू हो गया। जो काम यहाँ के 10 विधायक 2 सांसद नहीं कर पाए, उस निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सेंसिटिव मोशन को लेकर तीखा बयान दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा किसी के पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बार सांसदों को संसद से बाहर निकाला है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और यूएसएड जैसे नए संगठनों के साथ मिलकर देश को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि चीन से जुड़ी समस्याएं कांग्रेस की नीतियों का नतीजा हैं और कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाएं। ये नहीं हाथ हो, कांग्रेस ने जो किया, देखिए क्या है, वो लोग राजा है, हम रंग, तो हमारा काम है राजा का सेवा करना। हम रोज राजा की सेवा कर, राजा के बारे में बता रहे। कांग्रेस ने समय समय पर सांसदों को केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी ने यदि हंगामा कर दिया तो उसके लिए भी निकाल दिया। 1963 सुब्रमण्यम स्वामी को निकाल दिया, मुदगल को निकाल दिया, हमने महुआ मैत्रा को निकाल दिया, साक्षी महाराज निकल गए, छत्रपाल लोधी निकल गए, एक आदमी नहीं, सुरेश चंदेल निकल गए। मतलब मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे रहा हूं। तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आप सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर, फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर, आप जो है यूएसएड के साथ मिलकर आप देश को टुकड़े करना चाहते हैं। जो आपके नाना ने किया, परनाना ने किया, पाकिस्तान बन गया। वास्तविकता यही है। आज यदि चाइना का प्रॉब्लम है तो क्या मोदी जी ने ला दिया या भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया? तिब्बत, नेपाल और भूटान, ये 3 बफर स्टेट अंग्रेज छोड़कर गए थे। लास्ट समझौता 1918 का सुगौली का समझौता है, जिसके आधार पर चाइना के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता था। आपने तिब्बत को 1950-52 में मान्यता दे दिया तिब्बत को, और ले आए दलाई लामा को। या तो तिब्बत को मान्यता देते तो दलाई लामा को छोड़ देते भाई, लेकिन आधा उधर आधा इधर। और इसके बाद तिब्बत ने आक्रमण कर लिया, 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जगह जो है कब्जा कर लिया। हेंडरसन ग्रुप की रिपोर्ट है, जमीन कब्जा आप करवा दीजिए, चीन को पड़ोसी बना दीजिए, चीन के साथ लड़ाई करके रोज जो है एक बड़ा बॉर्डर बना दीजिए। आप हमारे कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान को दे दीजिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है उसको लगभग बॉर्डर मान लीजिए। जो आपका पैक्ट है लियाकत के साथ, जो आपने पैक्ट किया, और दोष ये दीजिए कि उधर से आतंकवादी आ रहे हैं जी, पहलगांव का अटैक हो गया जी, चाइना ने अपना भूभाग कब्जा कर लिया जी। आप बताइए ना, उसके बाद आप क्या करेंगे?
इलेक्शन कमीशन, यहाँ जितने लोग मौजूद है उसमें कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने कि बैलेट से चुनाव देखा है। क्या बैलेट लूटे नहीं जाते थे? बैलेट के आधार पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी क्या वोट देने के हकदार थे? सारे बूथ लूटे जाते थे कि नहीं लूटे जाते थे? आज ईवीएम का यदि हो गया तो कम से कम वो बूथ लुटाई बंद हो गया। लेकिन आपको कहना है कि ये इलेक्शन एकदम फ्रॉड है, फॉर्जरी है। यदि पूरे चुनाव के ऊपर यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आप लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तीसरा सीटलवाड़ के लिए रात 3 बजे खुल जाएगी। आप कहिएगा कि वक्त के लिए जो करेगा, कहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट खराब कर रहा है, तीसरा सीटलवाड़ के लिए बहुत अच्छा करेगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अग्निवीर यदि युवाओं को नौकरी देनी है, सिंगापुर जैसे कंट्री में, जापान जैसे कंट्री में सभी बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग जरूरी है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि NLU के मुद्दे को एक वास्तविक और जायज मांग बताया है। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे आम लोगों से जुड़े होते हैं उन्हें उठाना बिल्कुल सही है और सरकार भी ऐसे मुद्दों को मान्यता देती है। सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ये तक नहीं पता कि जनता ने उन्हें क्यों चुना है। जिन मुद्दों को उठाने के लिए उन्हें चुना गया है उन पर वे सदन में बात नहीं करते। आप भी जम्मू शहर के बच्चे बच्चे को जानते हैं। जहां तक NLU का ताल्लुक है, एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है। हर आदमी का हक है, कश्मीर वालों का अपना हक है वो अपनी डिमांड करें, जम्मू वालों का अपना हक है वो अपनी डिमांड करें। खिता पीर पंचाल के लोग हैं जहां से मैं आता हूं, हमारा भी अपना हक है कि खिता पीर पंचाल में NLU बने। और चिनाब वैली है, उनका अपना हक है, वो भी डिमांड करते हैं। हर आदमी का हक है, इसमें कोई शक नहीं कि डिमांड रखना जायज है। डेली वेजर्स की डिमांड है, जायज है। और कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि डेली वेजेस की रेगुलेशन की डिमांड जायज नहीं है। जो भी मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो आने वाली जनरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर कोई लोग आम लोग रखते हैं तो उसमें कोई नहीं है, वो सरकार भी मानती है। लेकिन जहां तक मैं ताल्लुक है कि बीजेपी का, आप देखें कि बीजेपी जब से ये सेशन लगा हुआ है, आप मुझे बताएं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने के मुद्दे उठाए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, कुछ MLAs को देखो, है वो उधमपुर के सवाल लगाते हैं निशारा के, है कोई वहां का आरसपुरा का सवाल लगाता है पूरे जम्मू कश्मीर का। ओ भाई, ये हाउस है और ग्रांट्स डिस्कशन हो रही है, ये बजट सेशन है। और बजट सेशन में क्या होता है कि अपने अपने मुद्दे हाईलाइट करिए। कहीं आपको स्कूल चाहिए, कहीं कॉलेज चाहिए, कहीं ब्रिज चाहिए, कहीं रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये मुद्दे जो मैं समझता हूं और आप लोगों को भी पता है, ये सेशन उस चीज का है। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लोग सिर्फ जब पीछे से पता नहीं कहां से उठ के आते हैं और कहां से, जिनको तजुर्बा ही नहीं। अब मैं फिर कुछ बोलूंगा, सुबह सुबह फिर शाम ऐसे ही निकल जाएगी। तो इनको ये जो 2-3 है, मैं सारे बीजेपी के लोगों को नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे हैं सिर्फ उनको अपनी नॉलेज ही नहीं कि हम किस लोगों ने हमें किस लिए चुना हुआ है, जिन मुद्दों के लिए चुना है वो उस पर बात ही नहीं करते। रही बात कि जो मैंने कल कहा, मैं आज भी स्टैंड करता हूं। कल जो प्रोटेस्ट NLU के नाम पे हुई, क्या जम्मू इतना क्या है? क्या NLU के जो बच्चे लास्ट स्टूडेंट क्या खिता पीर पंचाल से नहीं है? क्या खिता चिनाब वैली से नहीं है? क्या कठुए से नहीं है? लॉ के स्टूडेंट नहीं है? क्या उनकी डिमांड नहीं है? हर चीज जम्मू और श्रीनगर बाजार के अंदर ही बनेगी। जम्मू शहर में बना दो, श्रीनगर बाजार में बना दो, बस जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिल गई, कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिल गई। ये नहीं चलेगा मेरे भाई। ये नया दौर है, नए लीडर जीत के आए हैं, अपने अपने इलाके की जरूरतों को समझते हैं। और ये चंद लोग उठ के यहाँ आके NLU के नाम पे सियासत करेंगे, नहीं करने देंगे। कल जो पूरी सियासत थी वो बीजेपी की प्लांटेड थी। और आप समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने विधानसभा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला जोरों शोरों से उठाया। उन्होंने विश्वविद्यालय से संबंधित गंभीर सवाल रखते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। सचिन यादव ने कहा कि छात्रों के हितों से जुड़े इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार को इस पर स्पष्ट नीति और जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। यूनिवर्सिटी ने वहां पर चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बताकर हमारे प्रदेश, हमारे देश का मजाक पूरे विश्व में बनाया है। उस विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 1.5-2 मिनट में कर लीजिएगा। जी मैम, फिनिश बिल्कुल टाइम से। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, भारत का संविधान 51A एक्ट कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सत्य निष्ठा
राष्ट्रीय कर्तव्य है। लेकिन जब हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हमारे यहां बिल आते हैं और उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ाने का काम किया जाता है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सदन का मुद्दा है कि इस पूरे प्रदेश की निष्ठा का सवाल है। जब हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन जाती हैं तो इस तरह से विश्व के मंच पर, देश के मंच पर हमारे प्रदेश का नाम बदनाम करने का काम करती हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम लोगों ने इसी देश में, इसी प्रदेश में आत्मनिर्भर का सपना देखा, बहुत बार बीजेपी सरकार ने इस पर बात की। मेक इन इंडिया का सपना देखा, बहुत बार इस सदन में उसकी चर्चा हुई। स्टार्टअप का सपना देखा, बहुत बार इस सदन में चर्चा हुई। आज उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बता के इन सारे सपनों को चकनाचूर किया है और नौजवानों के टैलेंट से खिलवाड़ किया है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी पहले बैठे थे, ब्रजेश पाठक जी, कल परसों हमने जब रिसर्च पे सवाल उठाया था तो उन्होंने मेरा मजाक बनाने का काम किया था। उन्होंने कहा रिसर्च की जरूरत नहीं है। अब जब रिसर्च यूनिवर्सिटीज में होंगी नहीं, या इस तरह की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जैसे रिसर्च किया है ऐसी रिसर्च करेंगे जहां पे चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बताएंगे, तो कैसे हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे, क्योंकि आपने समय बहुत कम दिया है, मैं आपसे यही मांग करता हूं कि बिना वेरिफिकेशन के कि हमारा जब प्रोडक्ट नहीं था तो कैसे एआई समिट में पहुंचा, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि फोटो शूट कराने के अलावा उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए था कि एआई समिट में जो प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं या जो यूनिवर्सिटीज पहुंच रही हैं, क्या वो सचमुच रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं या नहीं, और इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों का अमेरिका से तक फोन आया कि आपकी मजाक बन रही है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय की गहनता से जांच हो और इस विषय पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे आगे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा कदम ना उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। अब वक्त तो हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉच।